नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्री चाणक्य एकेडमी में। दोस्तों, हम अपनी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए लेकर आए हैं एमपीपीएससी का जो नया सिलेबस अभी लोक सेवा आयोग द्वारा अभी जो नया सिलेबस जारी किया गया है, उसी सिलेबस के अनुसार हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि अभी 2024 से पहले जो 2023 का सिलेबस था उसमें कुछ बदलाव नहीं किए गए थे, लेकिन अभी जो नया सिलेबस जारी हुआ है एमपीपीएससी के द्वारा, उसमें कुछ नए बदलाव किए गए। तो उन्हीं बदलाव को हम देखेंगे कि उसमें क्या बदलाव हुए हैं, और उन्हीं बदलावों के और उसी सिलेबस के अनुसार हम अपनी पढ़ाई को जारी करेंगे। तो ज्यादा देरी न करते हुए हम अपनी तैयारी को और मजबूती प्रदान करते हैं और अपनी तैयारी शुरू करते हैं। तो नया जो सिलेबस है, उस सिलेबस में जो हमारा प्रीलिम्स का टॉपिक है, प्रीलिम्स में पूरे समथिंग 10 यूनिट हैं। 10 यूनिट में जिसमें पहला यूनिट भारत का इतिहास, दूसरा यूनिट मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य, भारत का भूगोल, मध्य प्रदेश का भूगोल, भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, विज्ञान, पर्यावरण, स्वास्थ्य, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं मध्य प्रदेश की समसामयिक घटनाएं, और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, मध्य प्रदेश की जनजातियां, विरासत, लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य। ये जो 10वां यूनिट है मध्य प्रदेश की जनजातियां, यहीं पर जो प्रथम प्रश्न पत्र है। द्वितीय प्रश्न पत्र में हम देखेंगे कि जो राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा पाठ्यक्रम का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है, उसमें समान अभिरुचि में बोधगम्यता, जीवन शैली, प्रतिबल, संचार कौशल, तार्किक कौशल, विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय लेना, समस्या समाधान, सामान्य मानसिक योग्यता, आधारभूत संख्याएं, योग, उनके संबंध विस्तार, हिंदी भाषा बोधगम्यता कौशल 10वीं कक्षा स्तर तक। तो हमारा जो पहला यूनिट है प्रीलिम्स का, तो उस जो पहले यूनिट में है जो भारत का इतिहास में भी बहुत सारे पाठ हैं। तो उन सभी का हम टॉपिक वाइज जो है तो अध्ययन करेंगे, जिसमें जो पहला हमारा टॉपिक है संकल्पना एवं विचार। तो पहले हम इसी को समझेंगे कि हमारे जो भारत के इतिहास में क्या क्या संकल्पनाएं हैं, क्या क्या विचार हैं, किन किन विचारों पर आधारित है, किन किन संकल्पनाओं पर हमारे भारत का जो इतिहास लिखा गया है, या फिर हमारे भारत को जो इतिहास बनाया गया है, तो वह किन किन विचारों पर आधारित है। तो उस पे जो हमारा जो संकल्पना विचार का पहला टॉपिक है, भारत के इतिहास में संकल्पना एवं विचार का जो पहला टॉपिक है, उसमें जो भारतवर्ष, इस भारतवर्ष के विषय में जो कुछ कल्पनाएं, कुछ विचार हैं, वो कई सारे इतिहासकारों ने, बहुत सारे भूगोलवेत्ताओं ने हमारे भारत के इतिहास के बारे में, भारतवर्ष के इतिहास के बारे में बहुत सारे संकल्पनाएं, बहुत सारे विचार दिए हैं। जो इनमें हम देखेंगे कि जो संकल्पना को हम कई रूपों में बांट सकते हैं। इसके कई सारे शब्द हो सकते हैं। जो भारतवर्ष का इतिहास वह किन अवधारणाओं पर आधारित है, विश्वासों पर आधारित है, साक्ष्यों पर आधारित है, तो जब इतिहास बनता है वह किन्हीं न किन्हीं रूपों में, किन्हीं न किन्हीं माध्यम से ही इतिहास बनता है, चाहे वह किसी का भी इतिहास हो। जो हमारे भारत का इतिहास है वह अवधारणाओं से बना, संप्रत्यय से बना, विश्वासों से बना, साक्ष्यों से बना और कल्पनाओं से बना। कल्पना तो हम पहले समझेंगे कि आखिर कल्पना या संकल्पना होता क्या है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि संकल्पना को हम एक काल्पनिक रूप भी कह सकते हैं। काल्पनिक का मतलब जो जिसका कोई प्रमाण नहीं है। जैसे हम कल्पना कर लेते हैं, हम बैठे बैठे यहीं से दिल्ली पहुंच जाएंगे, हम यहीं पे कल्पना कर लेंगे कि हम बैठे बैठे ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो हम बैठे बैठे ही कुछ न कुछ कल्पना करते रहते हैं, वो एक काल्पनिक होता है। तो कुछ कल्पनाओं पर आधारित है,
अब हम देखेंगे विचार। तो विचार अगर देखा जाए तो विचार भी कई सारे विचारकों के अलग अलग विचार हुए हैं जो हमारे भारत के इतिहास को निर्धारित करते हैं। जिनमें जो एकाध तो विचारकों के नाम मैं आपको बताऊंगा। जो हमारे जो पहले विचारक थे वो चारवाक जी। ये जो चारवाक जी थे, इनका जो विचार था वह भोगवादी विचार था। भोगवादी विचार का मतलब होता है कि उनका जो विचार था, उनका यह मानना था कि जो मानव है, मानव जीवन केवल भोग विलास के लिए ही मानव जीवन प्राप्त हुआ है। वह इस संसार में जन्म लेता है, भोग विलास की वस्तुओं का उपयोग करता है और उन्हीं के अनुसार अपना जो जीवन यापन है वह करता है। उनमें जो हमारे एक और विचारक थे, आदि गुरु शंकराचार्य जी। इनका जो विचार था, इनका विचार यह था कि यह जो अद्वैतवाद, इन्होंने अपने विचार को नाम दिया अद्वैतवाद, यानी ईश्वर एक है, केवल ईश्वर एक है। उनका यह विचार था। इस संसार में कोई भी देवी देवता नहीं है, खाली भगवान एक है, ईश्वर एक है। तो ये तो हमारे कुछ विचारक हो गए, हमारी जो संकल्पनाएं हो गई। अब हम इसमें देखेंगे भारतवर्ष। हम देखेंगे इसमें भारतवर्ष। भारतवर्ष हम देखेंगे। अब हम देखेंगे भारतवर्ष, जो हमारा भारतवर्ष तो है, तो इसका अर्थ नामकरण, भौतिक संरचना, भौगोलिक और सांस्कृतिक। तो पहले तो हम देखते हैं भारत शब्द आखिर बना कैसे। इस भारतवर्ष का मतलब क्या है। भारत और वर्ष, यहाँ पे हम भा शब्द जो है, भा शब्द का मतलब होता है प्रकाश। प्रकाश या दीप्त। रत का मतलब होता है लीन होना। लीन होना या संलग्न होना, संलग्न रहना। लीन या संलग्न। रत जैसे उसी का ये जो पर्यायवाची शब्द है, रत या संलग्न होना। यहाँ पे जो वर्ष है, ये जो वर्ष शब्द है, यह किसी साल, इसका जो अर्थ है यह साल, यह साल नहीं है। इसमें जो हम देखेंगे इतिहास में, तो वर्ष का मतलब होता है स्थान या खंड। स्थान या खंड। तो आप लोगों ने देखा कि भारतवर्ष में जो भा का अर्थ प्रकाश या दीप्ति, रत का मतलब होता है लीन या संलग्न होना। वर्ष का, यहाँ पे वर्ष का मतलब है स्थान या खंड। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो भारतवर्ष का अर्थ है, भारत वर्ष एक ऐसा स्थान, एक ऐसा खंड जो निरंतर प्रकाशमय रहता है। एक ऐसा स्थान जो निरंतर, जो हमेशा प्रकाशमय रहता है, वह भारतवर्ष है। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया। एक ऐसा स्थान जो निरंतर प्रकाशमय है। भारत एक ऐसा स्थान है जो हमेशा, जो निरंतर प्रकाश में रहता है, वह भारत है। आप जो
एक जो हमारा अखंड भारत है, वह इतिहास में पहले हमारा भारत, आज जो हमारा भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से कम है। पहले पाकिस्तान हमारे भारत का हिस्सा था, बांग्लादेश हमारे भारत का हिस्सा था, म्यांमार हमारे भारत का हिस्सा था। लेकिन उस समय पहले हमारे भारत को कई सारे खंडों में, कई सारे भागों में विभाजित कर दिया गया। लेकिन इतिहास में हमारा भारत बहुत बड़ा भारत था, वह एक अखंड भारत था। तो ये हो गया बात की है। आप एक नया टॉपिक है, आप साथ ध्यान करिएगा। जो अभी नया संसद भवन बना है, माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नया संसद बना है। वहां एक फोटो टांगी गई, उसका नाम सेंट्रल विस्टा है। सेंट्रल विस्टा में एक फोटो टांगी गई है। वहां पे जो है तो हमारे अखंड भारत को दर्शाया गया है। वहां पे आप देखना, मोबाइल में देखना, यूट्यूब में देखना या वेबसाइट में देखना कि वहां पे जो हमारे भारत, अखंड भारत का जो नक्शा था, मैप था, वो टंगाया गया। चलिए, ये तो बात की बात है। अब हम देखेंगे कि हमारे जो भारत देश कितने नामों में बटा हुआ है। जो हमारा भारत वर्ष है वह कितने नामों में है। तो हम देखेंगे कि जो हमारा भारतवर्ष है, भारतवर्ष मुख्यतः 10 नामों में बटा हुआ है। उसके जो नाम है 10 नाम है। पहले जब हम पढ़ाई करते थे तो हमें खाली भारत के 3 या 4 नामों के बारे में जानकारी थी, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान और आर्यवर्त। लेकिन जब हम कंपटीशन में, जब हम प्रतियोगी परीक्षाओं में जाएंगे, उसकी तैयारी करेंगे, तो हमें जो इतिहास है उसको गहन रूप से उसका अध्ययन करेंगे। तो उसी अध्ययन में हम देखेंगे कि जो हमारा भारत है वह हमारे भारत के 10 नामों से जाना जाता है। इसमें जो भारत का जो पहला नाम है वह भारत खंड। भारत खंड आप नोट करते जाइएगा। दूसरा है आर्यावर्त। तीसरा जो नाम है अजनाब वर्ष। चौथा हिमवर्ष। पांचवा है ब्रह्मद्वर्ष। छठवां हिंद, हिंदुस्तान। इंडिया, वर्ष। तो इतिहासकारों ने प्राचीन समय में हमारे जो भारत को 10 नामों से जाना जाता था। ये जो हमारे 10 नाम है, ये हमारे भारत देश के ही नाम है। अब जो द्वीप थे, क्योंकि यह भारतवर्ष किसी न किसी द्वीप में स्थित था, तो आज के समय में हम देखेंगे कि जो हमारे 7 महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप में देखेंगे जैसे एशिया महाद्वीप, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और सारे जो महाद्वीप है, उनमें उन द्वीपों के जो प्राचीन नाम थे, जो पुराने समय में नाम थे, उन नामों को हम यहाँ पे देखेंगे कि उनको जो प्राचीन नाम क्या थे। सप्तद्वीप, सात द्वीप, उनको हम सप्तद्वीपों में जानेंगे। तो उनके जो पहले नाम था
जो पहला जो सप्तद्वीप था वह जम्बू द्वीप, दूसरा लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, तीसरा शालद्वीप, चौथा कुशद्वीप, पांचवा द्वीप क्रोंद द्वीप, क्रोंद द्वीप, छठवां शाक द्वीप, सातवां जो है तो है पुष्कर द्वीप। यह जो हमारे 7 द्वीप, जम्बूद्वीप, लक्षद्वीप, शालद्वीप, कुशद्वीप, कौंदद्वीप, शाकद्वीप और पुष्कर द्वीप, ये जो हमारे 7 महाद्वीप हैं, भारत के 10 नाम। अब इसमें हम देखेंगे कि हमारा जो भारतवर्ष है, तो भारतवर्ष का नाम आखिर भारतवर्ष क्यों पड़ा, किन आधारों पे पड़ा, किन माध्यमों से पड़ा, तो हम देखेंगे कि जो हमारे भारतवर्ष का नाम है वह किन किन आधारों पर बना। तो आप लोगों ने इसको नोट कर लिया, चलिए ठीक है। अब हम इसको देखेंगे कि भारतवर्ष हमारा किन नामों पर बना, आखिर भारतवर्ष का भारतवर्ष किस नाम पर आधारित हुआ। तो इनमें कुछ विचार हैं। जहां तक हम देखेंगे कि जो हमारा भारतवर्ष में जो नामों का जो सिलसिला था, वह पौराणिक ग्रंथों के आधार पर हमारे जो भारतवर्ष को नामकरण किया गया, जो हमारे भारतवर्ष का नाम रखा गया, वह 3 वीर राजाओं के नाम पर हमारे भारतवर्ष का नाम भारतवर्ष पड़ा। उन 3 जो वीर राजा थे, उनमें जो पहले थे ऋषभपुत्र, एक ऋषि थे, महर्षि थे ऋषभ, उनके पुत्र का नाम भी भारत था। कुछ लोगों का ये मानना है कि भारत का जो भारतवर्ष नाम है वह इन ऋषि के पुत्र के नाम पर पड़ा। दूसरे थे दुष्यंत पुत्र, दुष्यंत पुत्र, और तीसरे दशरथ पुत्र। ऋषभ के पुत्र का भी नाम भारत था, दुष्यंत के पुत्र का भी भारत था नाम, और जो राजा दशरथ हुए थे अयोध्या के महाराज, उनके पुत्र का भी नाम भारत था। तो पौराणिक ग्रंथों में जो जहां तक जानकारी है, इन्हीं 3 वीर राजाओं के नाम पर भारतवर्ष नाम पड़ा। तो हम यहाँ पहले जो हमारे ऋषभ देव थे, वह एक तीर्थकार थे। जो हमारे पहले ऋषभ पुत्र जो ऋषभ थे, वह एक तीर्थकार थे, और इन्होंने ही जैन धर्म, यह कैसे तीर्थकार थे, जैन तीर्थकार, यह जैन तीर्थकार थे, और ये जैन तीर्थकार के पहले तीर्थकार थे। ये पहले तीर्थकार, और जो इनके बाद 23 तीर्थकार हुए, जिनमें जो लास्ट के तीर्थकार थे
वह भगवान महावीर। जो तीर्थकार 24वें तीर्थकार भगवान महावीर, यह अंतिम तीर्थकार थे जैन धर्म के। तो कुछ लोगों का मानना है कि जो भारतवर्ष नाम पड़ा वह है ऋषभदेव के पुत्र भारत के नाम पर भारतवर्ष पड़ा। इसके जो साक्ष्य मिले हैं, इसके जो साक्ष्य मिले हैं वह उड़ीसा के उदयगिरी की गुफाओं में, हमारा भारत देश का एक राज्य उड़ीसा में एक गुफा है उदयगिरी नाम की, वहां पे इसके कुछ साक्ष्य मिले हैं। जो शिलालेख, जो साक्ष्य कैसे हैं, शिलालेख पर आधारित है। शिला यानी पत्थर, लेख यानी लेखन। जो पत्थरों पर शिलालेख लिखा हुआ है वह, जो इसके कुछ साक्ष्य जो यह प्रमाणित करते हैं कि भारतवर्ष जो नाम पड़ा वह ऋषभदेव के पुत्र भारत के नाम पर पड़ा। और जो दूसरा साक्ष्य है वह हाथी गुम्फा, हाथी गुम्फा की गुफाओं में शिलालेख मिला। इन साक्ष्यों के आधार पर यह मानना है, इतिहासकारों का यह मानना है कि जो भारत का नाम पड़ा हुआ है इन्हीं ऋषभदेव के पुत्र के नाम पर पड़ा। यह तो पहला हो गया। अब हम देखेंगे दूसरा, जो दूसरे थे दुष्यंत कुमार। तो जो दुष्यंत पुत्र भारत थे वह महाभारत के आदि पर्व में उल्लेखित एक कथा के अनुसार, महाभारत के आदि पर्व में उल्लेखित एक कथा के अनुसार महर्षि विश्वामित्र तथा अप्सरा मेनका की पुत्री। महाभारत में एक आदि पर्व था, उसमें एक कथा है, उसके अनुसार जो भारतवर्ष नाम पड़ा हुआ है महर्षि विश्वामित्र एक महर्षि थे। विश्वामित्र और विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की पुत्री शकुंतला का विवाह, यानी विश्वामित्र और अप्सरा मेनका, इनकी और इनकी एक पुत्री थी। विश्वामित्र और मेनका की पुत्री कौन थी? शकुंतला। इस शकुंतला का विवाह दुष्यंत पुत्र भारत के साथ हुआ था। इस शकुंतला का विवाह भारत के साथ हुआ था, तो इन्हीं के नाम पर ही भारतवर्ष का नाम भारत पड़ा। तो पहले ये जो अवधारणा थी, जो तो भारतवर्ष का नाम हो सकता है इसी इनके जो 7 पुत्र थे, स्वयंभू मनु के जो 2 पुत्र थे प्रियव्रत और उत्तानपाद। राजा प्रियव्रत के 10 पुत्र थे, जिनमें से 3 पुत्र ब्रह्मचारी हो गए, जिन्होंने ब्रह्मचर्य को अपना लिया। उसमें जो 7 पुत्र थे, 7 पुत्रों को 7 खंडों को
विभाजित कर दिया। 7 खंडों का जो शासन काल था वह इन 7 पुत्रों को प्रदान कर दिया गया, जिनमें जो एक पुत्र अग्गीक, जो जिनमें से एक पुत्र था अंग्रीक, अंग्रेग को जो है तो जम्बू द्वीप का शासन सौंपा गया। सात पुत्रों को 7 द्वीप सौंपे गए, 7 द्वीपों की शासन व्यवस्था सौंपी गई, जिनमें से जम्बू द्वीप का जो शासन व्यवस्था वह अंग्रीक ने संभाला। जिसका साक्ष्य हमें मौर्य शासक अशोक के काल के उत्तीर्ण, मौर्य शासक अशोक के काल के उत्कीर्ण अभिलेख में मिलता है। इसका जो साक्ष्य हमें कहाँ मिलता है? मौर्य शासक अशोक के उत्कीर्ण लेखों में, उत्कीर्ण लेखों में मिलता है। अंग्रेज को जम्बूद्वीप का शासन व्यवस्था दी गई, जिसके साक्ष्य हमें मौर्य वंश के शासक अशोक के उत्कीर्ण लेखों में मिलता है। और बौद्ध ग्रंथों में भी इसके साक्ष्य मिलते हैं। बौद्ध ग्रंथों में साक्ष्य मिलते हैं। इसके साक्ष्य हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं? पहला साक्ष्य तो जो है तो मौर्य शासक अशोक के उत्कीर्ण अभिलेख में, दूसरा गौतम बुद्ध के ग्रंथों में भी इसके साक्ष्य मिलते हैं। महाराजा अंगीर के सबसे बड़े पुत्र का नाम महाराजा अंग्रेज के सबसे बड़े पुत्र का नाम नाभि था। नाभि। अंगेघ को जम्बूद्वीप का शासक बनाया गया। अंगीघ के सबसे बड़े पुत्र का नाम नाभि, और नाभि को ही भारत खंड प्रदान किया गया था। जिसके बाद नाभि ने भारत को अजनाब या नाभि को अजनाब वर्ष और हिम वर्ष का शासन व्यवस्था संभाली। यहाँ पे देखिए, अंगीघ को जम्बूद्वीप का शासन, अंगीघ के सबसे बड़े पुत्र का नाम नाभि, नाभि को हिम वर्ष, जो हिम वर्ष था स्थान था, वह नाभि को सौंपा गया। और नाभि ने ही अपने सह नाम, जैसे एक ही व्यक्ति के 2 या 3 नाम होते हैं, उसी तरह
अंगिरक के जो सबसे बड़े पुत्र नाभि था, नाभि ने अपने सह नाम अजनाभ वर्ष में इसी हिम वर्ष का नाम अजनाभ वर्ष रखा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हिम वर्ष और अजनाभ वर्ष भारत वर्ष का किस प्रकार नाम पड़ा। और इसके जो अन्य नाम है, जो इसके अन्य नाम है, तीन नाम तो क्लियर हो गया आप लोगों को। इसके जो अन्य नाम है, अन्य नामकरण, जो सप्त संधव। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक, और चलिए फिर अगला अध्याय, अभी हम भारतवर्ष का जो हमारा विषय था, अब जो इसकी जो आगे की वीडियो में, अगली वीडियो में आपको इसके और आगे के बारे में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए अपनी तैयारी को जारी रखें। जय हिंद, जय भारत।